आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर थोड़ी सी अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी भी। मैं अपना ही कोशिश करता हूँ कि शायद मैं कहीं कोई रोशनी, कोई चिराग जला सकूँ, कोई किरण, कोई शमा, जो भी नाम दीजिए। हो सकता है मेरा अंदाज गलत हो, मेरा लहजा अलग हो, मगर मेरी नेक नीति मेरा खुदा को पता है और मुझे मालूम है। गुस्सा आ जाता है कभी कभी, मैं भी वीडियो बाद में देख के एहसास होता है मुझे कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है और नेचुरल फॉल्ट है। पहले मैं जिक्र करूंगा गो के शहबाज गिल ने उस पर प्रोग्राम कर दिया है। कहा तो ये जाता है ना कि जी ऑलरेडी अगर किसी ने कर दिया तो डजंट मेक सेंस टू डू इट, मगर मैं कहता हूँ कि जो मौजू है ना उस पर जितने लोग बोले कम है। बहुत से लोगों ने देख लिया होगा। मनाल का वाक्य तो आपको पता होगा कि फौज चलाती है, वो भी ये पूरा मुल्क ही वो चलाती है, चप्पा चप्पा वो चलाती है। और इसमें एक अहम तरीन बात यह है कि मुल्क की जो सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ तरीन, चाहे वो काश्तकारी में हो या शहरी इलाके में हो, कराची में, तो कराची का हूँ ना, तो अगर मैं जब कराची को गौर से देखता हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंड है कराची में, वो कैंट स्टेशन के राउंड में हो, वो कारसास पे हो, वो मलीर हो, गुलिस्तान जौहर हो, वो जहाँ तक जाइए, जहाँ तक निगाह कीजिए, वो सब ज़मीन उनकी है। इसी तरह कराची में लाहौर में एक दफ़ा मैं अपने एक बुजुर्ग दोस्त से कह रहा था कि कराची में तो 67% ज़मीन उनकी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह पे तो उनको रूट जहाँ आप खड़े हैं ये ज़मीन भी उनकी है। बात हो रही थी गुलबर्ग में, तो वहाँ पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मनाल मोस्ट लुक्रेटिव ज़मीन करार दी गई कि उसका किराया ले रहे थे। जो अदालतों ने फैसला दे दिया नेशनल पार्क है, ये सारी बातें लोग कर चुके हैं, तो उनसे राइट ले लिया गया, उसे नेशनल पार्क करार दे दिया गया और वहाँ पर होटल्स वगैरह गिरा दिए गए थे। कि आपको याद होगा नथिया गली में जब मैं था तो मैंने एक प्रोग्राम किया था, जब अयूबिया में जो लिफ्टें हैं जो हमारे बचपन से हैं वो बंद हो गई कि इमरान खान छीन कर किसी और को देना चाहते थे, मनाल भी किसी और को देना चाहते थे। एक लंबी कहानी में उधर नहीं जाऊँगा। सारे एक जैसे हैं, कोई माने कोई ना माने, इसलिए मैं कहता हूँ मैं इन सब के खिलाफ हूँ। ये सब स्टेटस को का हिस्सा है, ये उसी तरह से सोचते हैं जैसे बाकी, जैसे इन्हें सोचने पर लगाया गया, एक ख़ास तरबियत की गई है, और हम बहुत से कामों को जायज़ समझते हैं और उन्हें कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, उनके अंदर मौजूद बुराई को देखना ही नहीं चाहते। तो बहरहाल पहले अतहर मनल्ला ने, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा नहीं ये नेशनल पार्क की ज़मीन है और यहाँ कुछ नहीं बन सकता और आप तो किराया ले ही नहीं सकते, ये आपकी ज़मीन नहीं है। तो पता चला कि 1910 में जब बरतानिया हुक्मरान था इस पूरी खित्ते पर और हम सब गुलाम थे, तो 1910 का एक ये नोटिफिकेशन लेकर आए वायसराय का, जो बादशाह से होता हुआ, उसमें आर्मी चीफ और सारे उस वक्त के आर्मी चीफ की बात हो रही है, जो मलका के ताबे होता था और सर नहीं उठा सकता था, कि ये ज़मीन कोई 8000 सम एकड़ ज़मीन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़मीन। और देखे कितनी ज़्यादा बड़ी लैंड है ये, मैंने खुद भी देखी हुई है बिलाशुबा, कि जब ऊपर से आप जाकर देखें इस्लामाबाद को तो एक अजीब ही मेरिकल मंजर जिसे कहना चाहिए ना, कि आदमी देखता रहे कि बट एडुकेशन, कि ये ज़मीन फौज को, ब्रिटिश इंडिया की फौज को घोड़े पालने के लिए दी गई थी और गधे। ये किसको दी गई थी? ब्रिटिश इंडिया की फौज को। ये वो डॉक्यूमेंट लेकर आए कि ब्रिटिश इंडिया ने 1910 में ये ज़मीन हमें दे दी थी। ये आज भी अपने आप को ब्रिटिश इंडिया की फौज समझते हैं। कैन यू बिलीव इट? कोई इनसे पूछे कितना गिरोगे, कोई लिमिट तो रखो गिरने की। हमें तो ये बातें पता भी नहीं थी। 12 अतहर मनल्ला ने कहा कि
चले मान लेते हैं, इस डॉक्यूमेंट को ही मान लेते हैं, आप ब्रिटिश इंडिया की फौज बनने पर तैयार है, कोई बात नहीं। उसमें फिर भी ये लिखा हुआ है कि आप यहाँ घोड़े और गधे पाल सकते हैं, जमीन आपके नाम नहीं की थी। और ये बिफोर पार्टीशन की बात है, 1910 की, पाकिस्तान बनने से 37 साल पहले की। ये चले गए अपील में। फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस फैसले को बरकरार रखा कि आप गलत कहते हैं और ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको सपोर्ट नहीं करता। अब 27वीं तरमीम के तहत आईनी अदालत बन चुकी है, और जिस तरह से अदालतें बनाई गई हैं और जो तरमीम लाई गई इसलिए लाई गई ना कि स्टूज ला के बिठा दो, अपने हक में फैसला ले लो। आईनी अदालत में ये मुकदमा दोबारा लेकर ये गए हैं क्योंकि लूट मार होती ना, 8,000 सम एकड़ 600 एकड़ मेरे ख्याल में जमीन है, तो ये कैसे छोड़ सकते हैं। करोड़ों रुपए तो रेंट आता था वहां से, और वहां पर सैकड़ों बिल्डिंगें बना चुके हैं ये ऑलरेडी जो खरबों रुपए की हैं। तो अदालत को पता है कि अवेयरनेस कितनी हो चुकी है अवाम में, सोशल मीडिया क्या है। यहाँ तो अतर बनल्ला को भी लानती जज कहा जाता है, मेरे हक में फैसला ना आए तो मैं तो लानती करार दे दूंगा, मेरे हक में फैसले होंगे तो सब कुछ दुरुस्त होगा। तो हर शख्स की एक नई अदालत होनी चाहिए, तब जाके मुमकिन होगा। कि शहबाज गिल कह रहे थे कि लानती जज फायद ईसा को, तो पूरा समाज टका टोकरी हो चुका है। मेरे नज़दीक उनके पसंदीदा लानती हैं, आपके नज़दीक मेरे पसंदीदा लानती हैं, और मेरे नज़दीक आप सबके पसंदीदा लोग लानती हैं। ये तो हमारी ज़हनी हालत है। अब आईनी अदालत ने क्या किया है कि सेशन कोर्ट को भेज दिया है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को, जो निचले लेवल लोअर लेवल पे शहरी मामलात अपने डिस्ट्रिक्ट के देखती है, ताकि जान छुड़ाओ। अब उसकी जरूरत है कि वो फील्ड मार्शल के खिलाफ चला जाए सेशन कोर्ट का जज, मुमकिन है उसके लिए, तो ये कब्जा मिल जाएगा। आप इन्हें कुछ भी कह लें, और अब मुझे यकीन हो गया कि एक बार मैंने कहा था कि ये सिपाही, ये सोल्जर, ये हवलदार, नायक, सूबेदार, और ये लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, कप्तान, मेजर, ये बेचारे तो किसी गिनती में नहीं है, ये तो ओबे करते हैं। तुम वाशिंगटन में मेरे एक दोस्त है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, क्योंकि ये मेरी उनकी पर्सनल कन्वर्सेशन है तो नाम तो नहीं दूंगा। तो ऐसी ही गुफ्तगू पर जब मैंने कहा कि तो सब नॉर्मल बेचारे तो मजबूर लोग हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा मेरे व्लॉग पर कि आफाक भाई गलत कहते हैं आप, ये सब एक माइंड सेट के लोग हैं, वरना इन्हें नजर नहीं आता कि क्या हो रहा है, और ये गर्दन डाले पड़े रहते हैं। अब मेरा भी यकीन है कि ये सब एक जैसे लोग हैं। अगर ये बगावत नहीं कर सकते, बंदूक नहीं उठा सकते, इनका ज़मीर मलामत करता होगा, अपनी बैरकों में भूख हड़ताल तो कर सकते हैं, लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते तो धरना तो अपनी ही बैरक में बैठ के दे सकते हैं ना। अपने ज़मीर से पूछते तो होंगे ना कि 1910 का ब्रिटिश आर्मी का नोटिफिकेशन लेकर आते हैं, और आज भी ये साबित कर रहे हैं कि हम ब्रिटिश आर्मी के ही का ही कोई हिस्सा है और ब्रिटिश के ही कंट्रोल में है। वरना आपको समझ में आता है कि कोई जी होश, और फिर कहते हैं, मुझे आपको बताते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम एक क्या क्या कहते हैं, मैं क्या क्या बयान करूं। आप तसव्वुर करें कि ये मुमकिन है। और फिर ये शहीद भी हैं, ये गाजी भी हैं। वो कहा है ना मौलाना फजल रहमान ने कि तुम मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहते हो, तुम माफ़ी मांगो, तुम अपने शोहदा से माफ़ी मांगो और हमारे शोहदा से भी माफ़ी मांगो कि तुम अपने शोहदा को सियासी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हो। गलत कहा उन्होंने। अच्छा, किसी गरीब का बच्चा होता, कोई आम आदमी होता तो उठा के ले गए होते,
किसी कोने खुदरे में खड्डे में कहीं लाश मिल जाती, मगर वो मौलाना फजल रहमान है, उसका ताल्लुक KPK से है और एक बहुत बड़े सेगमेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करता है, उनसे जुड़ा हुआ है। उस पर हाथ डालना आसान थोड़ी होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं खुद कोई धमाका हो जाए, उसकी गाड़ी के आगे बारूदी सुरंग कोई आ जाए और ये कि दहशत गर्दों ने मार दिया। हाँ मार दिया, ये बात भी मैं ऐसे नहीं कह रहा। मैं ये वाक़या भी पहले भी 10 दफ़ा सुना चुका हूँ कि मेरी एक IB के, पंजाब के IB के डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी। लंबी गुफ्तगू है मगर मुख्तसरन बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था मुझसे शिकागो में कि आफाक भाई, ये लेट 90s की बात है, आफाक भाई रात को जिन्हें आप दहशतगर्द कहते हैं ना, कि दहशतगर्द निकलते हैं, उनमें कुछ मुहिब वतन भी होते हैं जो आपकी हिफाजत करते हैं, जो आपके लिए लड़ते हैं। अल्लामा अल हफीज, ये मुहिब वतन दहशतगर्दों के रूप में भी निकलते हैं। हो सकता है सारी दुनिया में निकलते हो, सारी रियासतें ऐसा करती हो, हमें तो इतना नहीं पता, हम तो ये नहीं कह सकते। मगर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं पॉलिसी से अगर इख्तलाफ करता हूँ तो मेरा मिटा देना ही ज़रूरी है। मुझसे डायलॉग भी तो हो सकता है ना, मुझे कायल भी तो किया जा सकता है ना। और फिर मैं कैसे कायल हूँ कि जब आपके अपने लोग आपके कारनामे हंस हंस के बयान करते हो और मैं आंखों से देख रहा हूँ, मैं दुनिया को भी देख रहा हूँ, उसे मवाजना करता हूँ, जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती हो। अब मैं यहाँ पर फिर कहूँगा कि देखें, हिंदुस्तान में नौजवान निकले तो वो किसी सियासी पार्टी के का सहारा लेके नहीं निकले, वरना वो भी नहीं जुड़ सकते थे। उन्हें पता था, उन्हें शऊर था, जो भी उनके पीछे है आगे है मेरे इल्म में नहीं है, मगर वो किसी सियासी एजेंडे से जुड़कर किसी सियासी पार्टी से मिलकर नहीं निकले और आखिर तक कहते रहे कि सियासी पार्टियां हमारे जलसों में आ सकती हैं, हमारे धरनों में बैठ सकती हैं, मगर हमसे एफिलिएशन नहीं बना सकती। आप भी जो पाकिस्तान में कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी क्यों नहीं निकलते, देखें, याद रखिएगा मेरी ये बात, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, MKM हो, मुस्लिम लीग नून हो और XYZ कोई सी भी जमात हो, अगर मैं किसी सियासी पार्टी के नाम पे निकलूंगा तो मेरी ही पार्टी के कुछ लोग आ जाएं तो आ जाएं, उसमें भी तफरका होगा कि आफाक साहब नंबर बना रहे हैं अपने बिलावल के आगे, या मुस्लिम लीग का कोई होगा तो वो कहेंगे अच्छा ये क़यादत के करीब होने की कोशिश कर रहा है, और कोई MKM का होगा तो कहेंगे ओ ये तो खालिद मकबूल सिद्दीकी की कोई लाइन होगी, या ये उनसे कोई बड़ा फायदा लेने के चक्कर में होगा और ये कोई ओहदा लेना चाहता होगा तो ये गेम खेल रहा है। इसलिए कभी आप मुत्तहिदों के बाहर नहीं आ सकते। देखें, लूट मार आपका सबका मुश्तरका मसला है ना, गवर्नमेंट ऑफ द रेट ऑफ द गवर्नमेंट आप सबका मुश्तरका मसला है ना, बिजली का जो हाल है लोड शेडिंग से लेके बिल तक आप सबका मसला है ना, कराची है अगर लेट से बैड गवर्नेंस है, डंपर माफिया है, पानी आपका पानी आपको बेचा जा रहा है, ये सबका मुश्तरका मामला है ना, या इंतहा पसंदी या बलूचिस्तान आप चाहते हैं अलग हो जाए, ये सबका मुश्तरका मामला है ना। अगर मेरे भाई की, मेरे खानदान की, आपकी किसी की लाश फेंकी जाती है तो ये कल आपके साथ भी हो सकता है ना, सबका मुश्तरका मामला है ना। आप एक ही शक्ल में कामयाब हो सकते हैं कि छोड़ें तहरीक इंसाफ को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, ये बाद में भी होता रहेगा। एक मुत्तफका एजेंडे पर बैठ जाइए, नौजवानों से बार बार कह रहा हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं और बाखुदा दिल से कह रहा हूं कि आप एक नुक्ते पे जमा तो होइए। ये सोशल मीडिया का दौर है, आपको प्रोफेशनल मीडिया की जरूरत नहीं है, बूस्ट भी करवा सकते हैं फेसबुक पे, एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब आपके इख्तियार में ना, हमसे बेहतर आप इस्तेमाल करते हैं। और फिर देखिए, अच्छा आपसे ये भी नहीं कह रहा मैं कि आप कहीं खास जगह पे जाके जमा हो, ये तो दिल्ली आए थे ना,
میں آپ سے کہتا ہوں دیکھیں احتجاج ہوتا کیا ہے. احتجاج صرف یہی ہوتا ہے نا کہ نیوسنس ویلیو ہوتی ہے حکمرانوں کو یا بین الاقوامی برادری کو یا پوری قوم کو میسج دینا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں. یہی مطلب ہوتا ہے نا. آپ گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائیے 15 دن مہم چلا کے کہ کس دن گھر کے دروازے پہ بیٹھنا ہے. اگر آپ کسی ایک خاص مقام پر جائیں گے شہر کے تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو چھوٹے بچوں کو لے کر نہیں جائیں گے, بوڑھے ماں باپ کو لے کر نہیں جائیں گے. بہت کمیٹیڈ ہوں گے تو خود چلے جائیں گے. آپ اپنی بیگم کو شاید وہ بھی نہیں لے کے جائیں گے, کسی یار دوست کو لے جائیں گے ترلے ڈال کر. مگر گھر کے دروازے پہ بیٹھیں گے تو سب بیٹھ جائیں گے کہ طے کر لیں کہ ہم نے 1 گھنٹے روز بیٹھنا ہے یا 2 گھنٹے بیٹھنا ہے یا آدھے گھنٹے بیٹھنا ہے. پلے کارڈ بنا کے اپنے گھر کے دروازے پر پورا پاکستان اگر آپ یوتھ جوڑ کر بیٹھ جائیں, ایجنڈا آپ خود بنائیں مجھے معلوم ہے, مگر آپ بنائیں. میں کون ہوتا ہوں بتانے والا, آپ کے مسائل ہیں, میں تو بہت دور رہتا ہوں نا. آپ گھر کے دروازوں بیٹھ جائیں, پورے پاکستان کی گلیاں بھر جائیں گی, سڑکیں بھر جائیں گی. یہ ریاست کچھ بھی نہیں کر سکے گی, ہل بھی نہیں سکے گی, یا آپ پہ ڈنڈا بھی نہیں اٹھا سکے گی. اور کوئی ایک دوسرے کے گھر کو نہیں جلائے گا, کوئی موٹر سائیکل نہیں جلے گی, کوئی گاڑی نہیں جلے گی, کوئی بلڈنگ نہیں جلے گی, کوئی بندہ شدید زخمی نہیں ہوگا, معمولی زخمی بھی نہیں ہوگا, اور کوئی مرے گا بھی نہیں, کہ سب آپ ایک دوسرے کے جاننے والے ہوں گے. اب میں آپ کو کراچی کے ایک نوجوان کا ویڈیو دکھاتا ہوں جو میں برسوں سے کہہ رہا ہوں, تو مجھے پہلی بار نظر آیا کہ شاید لوگوں میں اسپارک ہو رہا ہے. یہ پہلے ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کریں گے. You are silent because it doesn't affect you. You are silent because آپ کے گھر میں جنازے نہیں آئے. لیکن انتظار کیجئے, کیونکہ جب ٹرک آتا ہے تو وہ سندھی دیکھ کر نہیں کچلتا, وہ مہاجر دیکھ کر نہیں کچلتا, وہ اردو اسپیکنگ بلوچ پٹھان شیعہ سنی دیکھ کر نہیں کچلتا, وہ آپ سب کو کچلتا ہے. وہ ٹرک آپ کی شناخت دیکھ کر نہیں کچلتا. پاکستانیوں کراچی میں کوئی ایک ایسا دن نہیں ہے جب کوئی شخص ٹینکر کی زد میں آ کر یا ڈکیتی کے واقعے میں مارا نہ جائے. میں نے اس پر اکیلے آواز اٹھائی. آپ لوگ کاکروچ جنتا پارٹی کے پروٹیسٹ تو جنزی کے دیکھ رہے ہیں, لیکن جنزی کراچی نے بھی آواز اٹھائی. میں نکلا, اکیلے نکلا گھر سے باہر, میں سڑک پر گیا اور میں نے چیخ چیخ کر کہا کہ آج اس کا بچہ کچلا گیا ہے, کل تمہاری باری ہے, کیونکہ جب ٹینکر آتا ہے تو وہ تمہاری رنگ, نسل, ذات, فرقہ, مذہب دیکھ کر نہیں کچلتا. میں نے اس پر توجہ دلائی کہ پاکستان میں ریسورسز ابنڈنٹ ہیں, پانی ہے, پانی ان ٹینکروں میں ہے, لیکن تمہارے گھروں کی لائنوں میں نہیں ہے, کیونکہ اس کو روکا گیا ہے تاکہ کچھ لوگ, کچھ پرائیویٹ اولیگارکس اس سے کانٹریکٹ کے پیسے بنائیں. میں نے اس بات پر توجہ دلائی کہ پاکستان میں ریسورسز موجود ہیں, الیکٹریسٹی سرپلس میں ہے, لیکن آئی پی پی کی کیپیسٹی پیمنٹس کے چکر میں تمہارے بل سارے خطے میں سب سے زیادہ ہیں. پاکستان میں انیفیشنسیز, پاور لاسز, پاور تھیفٹ, نہ جانے کیا کیا مسئلے, لیکن کوئی کچھ نہیں بولتا. سیاسی جماعتیں کمپلسٹ ہیں, ادارے اور لوگ ملوث ہیں. میں اینٹی اسٹیٹ نہیں, میں پاکستان کا محب ہوں. میں اپنے وطن کے تمام اداروں کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ڈیموکریسی, گورنمنٹ, فریڈم آف اسپیچ, ہر چیز. لیکن جب نوجوانوں کو بجلی, گیس, صاف پانی, یعنی بورنگ نہ کراؤ تو گھر میں پانی نہیں ہے, ورنہ ٹینکر منگواؤ اور کچھ لے جاؤ, باہر نکلو تو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی موبائل چھین کر چلا جائے گا, کچرے کے ڈھیر ہر جگہ لگے ہیں, بڑی بڑی سڑکوں کے علاوہ گلی محلوں کی سڑکوں کا حال آپ کو پتا ہے. یہ تمام مسئلے وہ بیسک مسئلے ہیں جس پر بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ 2026 ہے اور ہم ان مدوں پر بات کر رہے ہیں. آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. میں اکیلے سڑکوں پر نکلا تھا اور میں انتظار کرتا رہا کہ شاید, کیونکہ میں کسی سیاسی جماعت کا انسان نہیں, کسی کا نیریٹو پیڈل نہیں کرتا, میں ایک انڈیپینڈنٹ وائس ہوں, ایک پروگریسو انسان ہوں, ایک پیسفل امن پسند شہری ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے ان مسائل کا حل مل کر تلاش کرنا ہے, عقل, ایکیڈیمکس, تعلیم, شعور کی بنیاد پہ کرنا ہے, ایک گروپ کا لنک میں بایو میں دے رہا ہوں, اس گروپ کو جوائن کیجئے اور ہم سب مل کر پیسفل طریقے سے مسائل کے حل پر بات کریں گے, میٹنگز کریں گے, گفتگو کریں گے, سیشنز رکھیں گے. کیونکہ مجھے پتا ہے احتجاج کی کال دینا آسان ہے, لیکن احتجاج کی کال دے کر میں اس چیز میں نہیں پھنسوں گا جو کہ مجھے پھنسانا چاہتے ہیں, کہ آپ احتجاج کی کال دیں, 4 ادارے آپ کو اٹھا کے لے جائیں, آپ غائب ہو جائیں, یا اپنے غلط عناصر بیچ میں چھوڑ کر احتجاج کو غلط رخ اختیار کروا دیں. میں عقل مند ہوں, لہٰذا میں اپنا جمہوری اور پاکستانی قانون کا رائٹ استعمال کرتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ گروپ کو جوائن کریں اور ہم سب مل کر اس پر ڈسکشنز کرتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں اور لائحہ عمل طے کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پرابلمز کا آلٹرنیٹ سولوشن اب عوام پیش کرے گی, جو کہ ہمارا کام نہیں تھا لیکن ہم کریں گے. شکریہ. یہ ہے, یہی بات کہتا ہوں نا, میں برسوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دوسرے سے جڑیے. اور یہ کتنی خوبصورت بات کہہ رہا ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی میں ہو, کسی کے بھی حمایت کرتے ہو سیاسی نظریاتی طور پہ, مگر ڈمپر مافیا, یہ پانی کا معاملہ, یہ بجلی کا معاملہ, یہ تو سب کا آپ کا مشترکہ ہے نا. اسے آپ پورے ملک کے پیمانے پہ بھی لے جا سکتے ہیں. اسے پشاور, وزیرستان, کوہستان سے لے کے کراچی, گوادر اور خزدار, چاغی تک لے جا سکتے ہیں. یہ بلوچ آپ کے بھائی ہیں. اگر آپ پاکستان چاہتے ہیں تو
पख्तून भी आपके भाई हैं, बलोच भी आपके भाई हैं, सराकी भी आपके भाई हैं, कैलाश में जो रहते हैं वो भी आपके बहन भाई हैं, गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, वो भी आपके बहन भाई हैं। आप कश्मीर के मसले पे जुड़ गए होते, जो आप हिंदुस्तान के कश्मीर को रोते थे, जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी ज्वाइंट एक्शन कमीशन से, कहते हैं वो भी नाकाम हो गई, और उन्होंने ऐलान कर दिया लॉन्ग मार्च का, और कल से इंतखाबात हो रहे हैं। आपको अंदाजा है क्या होने जा रहा है? अगर आप लोगों ने अपनी अवेयरनेस शो नहीं की, अपना विजडम, अपना शऊर नहीं दिखाया, तो ख्याल रखिएगा, मैं बहुत खौफनाक मंजर देख रहा हूँ। देखिए, ये मुल्क केओस का शिकार नहीं, अब अनार्की का शिकार है। अनार्की क्या होती है? मार पिटाई, अफरा तफरी, भागम दौड़ी, यही होती ना। और कोई हुकूमत नहीं होती, कोई रिट नहीं होती, किसी का कोई इख्तिदार या आला नहीं होता। आपके मुल्क में है? आप ये देखें, 2 सूबों में जहां फौज का और सिक्योरिटी फोर्सेस का बस चलता है वो मार लेते हैं, और जहां बागियों का, इंतहा पसंदों का बस चलता है वो मार लेते हैं। वो भी बारूदी संग लगा रहे हैं, वो भी कलेशनकोव पे यूज कर रहे हैं, वो भी जदीद इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वेल सोफिस्टिकेटेड वेपन इस्तेमाल दोनों तरफ से हो रहा है ना। बाकी शहरों में क्या हो रहा है? डाकू भी घूम रहे हैं, लोग आपस में जुड़कर अगर किसी को पकड़ लेते हैं तो मार देते हैं, खुदकुशियां भी हो रही हैं, इदारों में लूट मार भी है। अब पार्लियामेंट है मगर नहीं है, अदालतें हैं मगर नहीं है। क्या होती है नारकी? और मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि देखें, जितनी जल्दी जुड़ सकते हैं जुड़ जाएं। और मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि देखें, अगर आप सारे एक लम्हे को खान को भूल जाएं, तहरीक इंसाफ को भूल जाएं, बड़ा जुल्म हुआ आप पर, मगर आप एजेंडा बना लें कि इस मुल्क में इंसानी हुकूक बालादस्त होंगे, इंसाफ होगा, कानून होगा, जमहूरियत होगी, और माफिया को नहीं रहने देंगे। बिजली के बारे से, बिजली से लेकर, पानी से लेकर, डंपर माफिया से लेकर सारी चीज़ों को बैठकर सोचिए, एक अपने दरमियान क़यादत बनाइए जो सबसे ज़्यादा समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, या पहले जमा होइए इन सारी बातों पर, और एक दूसरे से रब्ता कीजिए। आप नहीं समझते कि जब अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो खान खुद ब खुद रिहा हो जाएंगे? मैं बार बार कहता हूं, और आपको भी बार बार कहता हूं कि इस पे स्टिक हो जाइए। मैं नजरियाती मुखालिफ हूं खान का, मगर मैं वोट आउट करना चाहता हूं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, उन्हें 5 साल मिले। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं कि अगर खान कारकर्दगी दिखाते हैं और लोग मुतमईन होते हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन में दोबारा उन्हें लेकर आते हैं, तो मैं कौन हूं जो उनका रास्ता रोकूं? तो तहरीक इंसाफ को भी सोचना होगा कि अगर आप खान की रिहाई चाहते हैं, इस मुल्क में वाकई निज़ाम बदलना चाहते हैं, तो तासुबात बाकी छोड़ें कि ये मुस्लिम लीग ऐसा है, ये पटवारी है, ये फलाना है, ये जमाका है। पहले बेसिक एजेंडे पर सारे नौजवान, यूथ और पाकिस्तान के अवाम इत्तफाक राय पैदा करें कि ये सबका मुश्तरका मसला है, और फिर घर के दरवाजों पे बैठे अगर आप शहर बाहर नहीं निकल सकते, और जरूरत भी नहीं है, पूरा पाकिस्तान घर के दरवाजों पे बैठ सकता है। और मैं फिर आखिर में कहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से कोई तवक्को मत कीजिएगा। इनकी जितनी लीडरशिप है, ये यहाँ कमा धमा के भी वहां प्रोटोकॉल भी चाहते हैं, और वहां से भी माल बनाना चाहते हैं। ईच एवरी सिंगल वन ओहदे भी लेना चाहते हैं, और जब तक उन्हें नहीं मिलता, जिसकी जेब में पैसे हैं वो हलीम खिला रहा है या मेले कर रहा है, और या ईद मिलाद, उसे तस्वीर बनवानी है, उसे नजर आना है, उसे पाकिस्तान में दिखाना है, और यहां भी अपने दोस्तों को दिखाना है कि ये जलसा मैंने किया था, और मुझे नहीं करने दिया जाएगा तो मैं एक छोटी सी जलसी कर लूंगा, मगर तस्वीरें अपनी फेसबुक मुझे भरनी है कि मेरे यहाँ भी लोग आए थे, भले 25 आए हो। तो इनसे कोई तवक्को मत कीजिएगा।
یہ اس خطے کی شناخت رہی ہے اور اسے بدلنے میں بڑا وقت لگے گا کہ ہماری جیب میں جب پیسے آ جاتے ہیں، جب ہماری بے فکری آ جاتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں یہ سارے وہ ہیں مجھ سمیت کہ اگر ہم بہت خوشحال ہوتے تو یہاں آتے۔ میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جانتا ہوں جس میں خود بھی شامل ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے جنازے بھی اٹینڈ نہیں کر سکے، مگر میں نے وہاں سے سیکھا کہ میرا ملک ایسا پراسپیکٹ ہو، ایسا خوشحال ترقی اور اتنی کم از کم لوگوں کی آمدنی ہو کہ وہ اپنی ماں مٹھی چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ نئے کلچروں میں نہیں، بہت خوش ہیں ہم یہاں، بہت محفوظ ہیں یہاں، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، وہ کچھ دیا جو مجھے وہاں ملنا چاہیے تھا، مگر ایک ہمک ہے، ایک آرزو ہے، خواہش ہے کہ کاش ہم وہاں رہتے ہوتے۔ آج ہم نہ یہاں کے ہیں آخری عمر میں، نہ وہاں کے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی دل نہیں لگتا، یہاں رہتے ہیں یہاں بھی دل نہیں لگتا، کہ سب اپنے اپنے کاموں کے ہو گئے، جن کے لیے سب کچھ کرتے تھے، سب اکیلے ہیں، مگر یہ سوچ نہیں پاتے ہم کہ کوئی ایسا کام کریں کہ وہاں سے لوگ نکلنا بند کریں، اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، آخر میں ان کے جنازوں میں شریک ہو سکے، اپنے پیاروں کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ سب کچھ آخری عمر میں آ کے یاد آتا ہے، مگر مجھے بہت پہلے سے یاد تھا۔ میں اسی لیے بہت تکلیف سے، درد سے بولتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے نا کہ 3 لاکھ پاکستانی اور غیر ملک جائیں گے اور زر مبادلہ آئے گا، اور ہم نے اتنا معاہدہ فلانے ملک سے بھی کر دیا ہے۔ میرے لیے بہت تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے جب میں یہ خبریں پڑھتا ہوں۔ جو تنہا رہتے ہیں، جو 40 سال سے یہاں رہتے ہیں، یا جب آتے ہیں جوانی میں، وہ وقت جیسے کٹتا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ بہت اچھی روٹی، جیب میں بہت پیسے، بہت اچھی گاڑی، بہت اچھے جوتے برانڈیڈ اور بہترین کپڑے اس تنہائی کو دور نہیں کر سکتے جو اپنے پیاروں کی یاد میں، اپنے جسم میں، اپنی روح میں بھر جاتی ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل کسی دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔